स्टार्ट करते बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज हम देखेंगे उसका सिलेबस, उसका वेटेज, उसका पेपर पैटर्न क्या आएगा, कैसे आएगा, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एमए इकोनॉमिक्स को स्पेशल सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है मैक्रो। अब आपको ये सेमेस्टर में बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स देगा। मैक्रो यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोले तो जहां पे हम डिटेल में स्टडी करते हैं हर वो चीज की, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जहाँ पे आपने 12 में भी पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अब फिर सर पूरा माइक्रो है क्या? नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फिर आपको क्या क्या रहेगा, वो सिलेबस के कंटेंट क्या रहेंगे वो हम देखेंगे। पहले तो बता दूं बच्चों, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है, सब्जेक्ट है। और उसके अलावा एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सब्जेक्ट के कंटेंट दिए हुए हैं। सेकंड ईयर बच्चों 30 मार्क के लिए आएंगे, आपको 30 मार्क के लिए पूछे जाएगा। और इसका जो पेपर पैटर्न आएगा वो ए और बी दो सेक्शन में आएगा। ए सेक्शन जो आएगा वो आपको आएगा 4 यानी 15 मार्क का ए सेक्शन रहेगा, 15 मार्क का बी सेक्शन रहेगा। और उसमें जो पेपर पैटर्न आएगा वो 3 मार्क का एक क्वेश्चन, बाद में 4 ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क के 3 क्वेश्चन और एक 3 मार्क का एक क्वेश्चन, और उसके और में 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से और वैसे ही सेक्शन बी रहेगा जिसमें एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा 8 मार्क का, और एक लॉन्ग आंसर आएगा 7 मार्क का। ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे, उसके और में और 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 15 + 15 ऐसे 30 मार्क का ही पेपर आएंगे, जिसके लिए 2 आवर्स आपके लिए रिजर्व रहेंगे। अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट की बात अगर करते हैं तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड और फोर्थ, ऐसे 4 यूनिट में बच्चों आपको ये पूरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो डिवाइडेड करके दिया हुआ है। अब पहले कंटेंट की अगर पहले यूनिट की बात हम करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है वो उसमें दिया हुआ है आपको। फिर उसमें दिया हुआ है नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्या रहता है। अब हम ऐसे सिलेबस ना देखते हुए हम डायरेक्टली नोट्स के ऊपर से देखेंगे सिलेबस क्या है, तो आपको आसान जाएगा समझने के लिए। जैसा कि पहला दिया इन्होंने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये जरूरी है इकोनॉमिक्स क्या है पहले वो समझना चाहिए। ये कीडिया कॉमर्स क्लासेस की नोट्स में यहाँ से हमने शुरुआत की, बाकी जगह डायरेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरुआत हुई है। बट मुझे ये लगता है कि आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर कौन है इकोनॉमिक्स की आपको पता होना चाहिए। ये वो इंसान शख्सियत एडम स्मिथ जो पापा बोले जाते हैं इकोनॉमिक्स के, क्योंकि इन्होंने उसको जन्म दिया था। ठीक है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बाद में हम वो समझेंगे। उसके बाद में देखेंगे हम चॉइस क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा ये 1.1 कंप्लीट होगा। 1.2 होगा बच्चों बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। क्यों ऐसे कौन से बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक है एस नहीं है, सॉरी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो हमारे ऐसे कौन से इकोनॉमिक कीजिए वहां पे, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसे कौन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जो हमें हमारे प्रोडक्शन के टाइम पे आते हैं, या कोई कस्टमर कोई चीज को अगर चॉइस करता है तब आते हैं। तो वो बेसिक प्रॉब्लम भी हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद में 1.3 की बात करते हैं तो मार्केट सिस्टम, डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, कि मार्केट सिस्टम कैसे चलता है, मार्केट में जो सिस्टम चलता है वो कैसे चलता है। तो कैसे डिसाइड होती है प्राइस क्या है, कैसे डिसाइड होती है सप्लाई क्या है, कितनी प्राइस पे गुड्स बेचे जाते हैं, कितने प्राइस पे गुड्स डिमांड नहीं की जाती है, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस एंड डिमांड एंड सप्लाई। और उसके प्राइस कैसे, तो इसमें मार्केट सिस्टम पढ़ेंगे हम पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड किसे बोलते हैं, मार्केट डिमांड क्या होती है ये हम देखने वाले हैं। उसके साथ ही साथ फिर हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होता है। उसके बाद में इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई किसे कहते हैं, प्राइस कैसे निर्धारित होती है डिमांड के लिए, और प्राइस कैसे निर्धारित होती है सप्लाई के लिए, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। बाद में 2.1.4 जो है बच्चों वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमारी जो इनकम होती है उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, उसका फ्लो कैसे होता है, किस तरह से वो चलती है, वो हम देखेंगे इसके अंदर। इसमें 2 सर्कुलर सेक्टर भी दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, कितने टाइप में फ्लो होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो, ऐसे अलग अलग टाइप का। यहाँ पे हमारा 1 यूनिट फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट। अब सेकंड यूनिट में 2.1 है कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो यूटिलिटी यानी क्या होता है, उपयोगिता, जो आपने 12th में पढ़ा था। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी और बाद में दिया उन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये फर्स्ट टाइम बीकॉम को ये टॉपिक आया। एक्चुअल में एमबीए और एमए इकोनॉमिक्स को होता है, जो आपको फर्स्ट टाइम रीड करने को मिलेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का है। आपने यूटिलिटी पढ़ा होगा 12th में,
यूटिलिटी यानी अगर कोई चीज हम कंज्यूम करते हैं और उससे मिलने वाली जो स्ट्रेंथ होती है, पावर या ताकत होती है, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी ये अलग चीज है। दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वो भी दे हुआ है। बाद में नेक्स्ट है बच्चों 2.2 आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोले तो कोई भी चीज का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती है। तो इसका एक रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्यास लगी, अभी मैं अगर पानी पी रहा हूँ तो पानी पिया, यूटिलिटी मिली, यस। बट मैं आधे घंटे का गैप रख रहा हूँ, फिर पानी पी रहा हूँ, हर सिप से मुझे मिलने वाली यूटिलिटी उतनी ही रहेगी जो मुझे पहले से मिली, अगर मैं 30 मिनट का गैप रख के पीता हूँ तो। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू पानी पीता हूँ तो व्हाट हैपन, अब मेरी पानी पीने की इच्छा होगी क्या? देखो एकदम से ये हो रहा है। तो अब इसका मतलब है अब मेरी जो यूटिलिटी है पानी पीने की धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन लॉ क्या बोलता है, कंटिन्यू पानी पीना चाहिए। समझा? एक जगह जैसा पोजीशन में वैसी पोजीशन में होना चाहिए। जब मैं पानी पी रहा तो मेरे कोल्ड ड्रिंक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जब मैं पानी पी रहा हूँ तब मैंने खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब है लॉ ऑफ यूटिलिटी ये बोलता है कि जब आप कोई भी चीज का कंजम्पशन करते हो और वो चीज से मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती है, तो वो कैसे कम होती है उसका एक नियम है, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग है कम होना, यूटिलिटी बोले तो उपयोगिता, लॉ बोले तो नियम, और डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल बोले तो आखिरी। जो मैं ला पहले एक सिप पिया बाद में दूसरा पिया, तो जो सेकंड पिया वो था लास्ट, लेकिन उसके बाद में बॉटल लेके पानी कंटिन्यू पीने लग गया, तो सब में लास्ट जो सिप गया होगा वो मेरा मार्जिनल था। तो पहले से मिला मुझे कितना यूटिलिटी मिला, 100, लेकिन लास्ट से कितना मिला, 10। उसके बाद में अगर और पानी पीऊंगा तो उससे मिलेंगी यूटिलिटी 0, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो गया, मैं थोड़ा सा ट्रस्टी था, बाद में मुझे क्या हो गया, पानी की प्यास मेरी पूरी बुझ चुकी है, अब मुझे फिर से पानी पीने की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मेरा लॉ जो यूटिलिटी है वो मेरी सेटिस्फाइड हो चुकी है, समझा क्या? लेकिन उसके बाद में भी अगर मैं और पानी पीते जाऊंगा तो व्हाट हैपन, बाय अनदर वन सिप गेट ऑल सिप फ्री। नहीं समझा? छोटे बच्चे को अगर सुना होगा आपने, मम्मा बोलती है बस हो गया ज्यादा मत खा, और हमारी नानी या दादी बोलती है, कैसी माँ है कि बच्चे को खाने भी नहीं देती, बच्चा खा रहा है, खा बेटा खा। तो मम्मी बोलती, मम्मी नहीं ना बस हो गया ना, उसको मत ज्यादा खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो फिर खा लेता है और बाद में क्या करता है, बाय वन एडिशनल बाइट गेट ऑल बाइट फ्री। इसका मतलब एक जो घास वो खाता है वो क्या करता है, बाकी जो अंदर गया हुआ था पूरा निकालता है। कुछ बच्चों का हैबिट होती है, मीठा रहा तो बम खा लेते हैं, चावल दाल चावल रहा तो बहुत खा लेते, इतना खाते हैं कि बाद में उसको टाइट फील होता है और बाद में वोमिटिंग करना शुरू होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलती है कि भैया जितना चाहिए उतना ही खाओ, उससे ज्यादा अगर आप कंज्यूम करोगे तो क्या होता है, यूटिलिटी निगेटिव में जाएंगी, माइनस में, और आपकी तबियत खराब कर सकती है। तो वो जैसा पिज्जा देख रहे हो ना आप, पहला बाइट खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पहले से 100, बाद में 80, 70, 60, उसके बाद में भैया पेट भर के अब नहीं चाहिए। तो वो कैसे यूटिलिटी का चार्ट क्या है, फॉर्मेट क्या है, शेड्यूल क्या है, डायग्राम क्या है, ये सब हम देखेंगे। एजम्पशन क्या है इसके, एक्सेप्टेशंस क्या है इसके, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे 2.3 इंडिफरेंस कर। इंडिफरेंस कर का मतलब होता है तटस्थ वक्र। तटस्थ वक्र बोले तो अलग अलग कॉम्बिनेशन दे हुए, उसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यू गेट 100% सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, शाम मम्मी पूछती है बेटा चावल कितने लेंगे, आप बोलते थोड़े से चावल, चपाती 2 चपाती, थोड़े से चावल, दाल, सब्जी, ठेचा, सैलेड, और उसके बाद में एक गिलास छाछ। ये आपका रोज का रूटीन का एक डाइट हो गया, ठीक है? अब इसमें अगर मम्मा 3 रोटी दे रही है तो आप चावल कितना खाओगे? चावल 250 ग्राम की जगह आप 150 ग्राम लेंगे या 100 ग्राम लेंगे, बिकॉज चपाती इंक्रीज हुई। अगर चपाती एक ही बची, आप सब में आखिरी में मम्मी बोले बेटा एक ही चपाती, चावल बहुत सारे, तो हम चावल ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे। इसका मतलब है अगर 2 चपाती और 1 कटोरी चावल अगर हम खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, बरोबर है? फिर अगर 1 चपाती और 2 कटोरी चावल खाए तो भी हमारा पेट भरता है। अगर 2 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल और 1 चपाती खाते तो भी हमारा पेट भरता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन फूड के थाली के हमारे दे हुए हैं, उसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो पेट तो भरेगा ना भैया। ऐसा है क्या? नहीं कि मैंने सर 2 कटोरी चावल खाया, 1 चपाती खाया तो मेरा पेट नहीं भरा, ऐसा कभी नहीं होता है। जितना हमारे
फूड की इंटेक कैपेसिटी है उतना फूड हमारे पेट में जाता है तो पेट भर जाता है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने चपाती खाई तो ये पेट भरेगा और राइस खाए तो पेट नहीं भरता है। तो जितना चाहिए उतना, इसका मतलब है आप 4 कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो और बाकी को के लिए आप तटस्थ यानी स्टिल स्टैंड रह सकते हो कि भैया बाकी नहीं भी रहे तो चलता, इतना मिल गया ना, इनफ है। समझा? तो इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर। जैसा पहले 20 मैंगो ले लिया, एक ऑरेंज ले लिया, 100 सेटिस्फेक्शन। 14 मैंगो ले लिए, 2 ऑरेंज ले लिए तो भी 100 सेटिस्फेक्शन। 9 मैंगो लिया, ऑरेंज 3 कर दिए तो भी सेटिस्फेक्शन कितना है? 100। तो आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो। समझा क्या? जैसे हर चीज 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, बॉम्बे लॉट 10 रुपए, तो कोई भी आइटम लो 10 ही जाएंगे ना। तो फिर बाकी भी आइटम लेके जाओगे क्या सब? जब उसने लगाया वो आइटम लेके हम भी लगाते घर के बाहर 10-10 रुपए, ऐसा होता है क्या? नहीं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? मागणी कशाला म्हणतात? मागणीचा नियम म्हणजे काय? तो वो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। किसे कहते हैं डिमांड? पढ़ा तो सर हमने 12th में, और जैसे 12th खत्म आप कोई काम में नहीं आएगा। डिमांड किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? डिमांड होती है जैसा दिनेश की इच्छा अभी मैं शादी करूं, तो दिनेश की इच्छा है, डिजायर है, तो दिनेश शादी कर सकते क्या? लड़की भी रेडी है, दिनेश भी रेडी है, घर वाले रेडी नहीं क्योंकि दिनेश 18 साल से कम है। तो चाहकर भी इच्छा पूरी हो सकती क्या? नहीं हो सकती। पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से मैच्योर नहीं है। प्लस भैया दिनेश की माला में सेटल नहीं होना सर, मैं अभी तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा, अभी तो 7 साल बाकी है सेटल होने गया, तो उसके बाद मैं करूंगा। तो इसका मतलब है कुछ चीजों के लिए टाइम होता है, तो भी फिर उसको हम डिमांड नहीं बोल सकते। डिजायर है, विलिंगनेस टू बाय, यानी पैसे भी है शादी करने के लिए, मंडप वगैरह सब डाल सकते, शादी कर सकते। लड़की को 2 टाइम का दिनेश खिला भी सकता है, क्योंकि दिनेश जॉब करता है, कमाता है भैया, कमाने वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या एज है क्या? तो एबिलिटी है क्या? एबिलिटी बोले तो फिर उसमें एज भी आ गई, एबिलिटी बोले तो पैसा भी आ गया, तो फिर शादी करोगे क्या दिनेश? नहीं करोगे। देखो नाराज हो गया दिनेश हमारा, कोई बात नहीं, चलो आगे। तो डिमांड किसे बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स यानी उसको निर्धारित यानी डिसाइड कैसे करते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड है। उसके बाद में इसमें देखेंगे हम, उसके बाद में उन्होंने दिया डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फिर नेक्स्ट जो है बच्चों वो आपका 3.1 कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारी डिमांड हमेशा कम ज्यादा होती है, कभी हम ज्यादा परचेस करते, कभी हम कम परचेस करते, कभी हम ज्यादा पढ़ाई करते, कभी हम कम पढ़ाई करते हैं। 2 दिन हमारी छुट्टी किधर गई पता नहीं चला, बम खाया पिया सोया एंजॉय किया, बाद में पता अरे सोमवार आ गया, अब तो भैया ट्यूशन को जाना है। वही फ्राइडे को जब हम गए, अरे वाह कल छुट्टी, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है ना, एकदम ये था। वही क्या गया, मंडे आ गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया है कि नहीं, क्योंकि भैया पढ़ाई करना है, टेस्ट देना है, एग्जाम का टेंशन प्रेशर। फिर दिवाली आएगी, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, छुट्टियां मिलेंगी 8 दिन, फिर एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, एग्जाम दिल धड़क धड़क जाए, है ना, तो फिर वो हो जाए, जिया धड़क धड़क जाए, वो गाना है ना एक, तो वैसे ही हो जाएगा हमारा। तो वैसे ही ये भी बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है, इलास्टिक है ना, लवचिक, कभी ज्यादा कभी कम। व्हेन प्राइस इज लो डिमांड इज हाई। मान लो आईफोन 16 प्रो 10-10 रुपए में बाहर मिल रहा, एज्यूम करो लेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने लोगे? अब भी सोच रहे, देखो आपके जैसे फिर कंज्यूमर ही नहीं हो सकते। तो मैं तो बोलूंगा एक काम करे, एक को भी मत बेच, चल जल्दी, उठा सब मैं लेता, पता कितने पैसे हैं, डायरेक्ट वॉलेट रख ले, तू जितने होंगे तू ले ले, चाहे ज्यादा कम ले ले, डायरेक्ट आईफोन ले दे, है ना, कि भैया 16 प्रो मैक्स, वो भी 16 प्रो मैक्स मिलता है क्या 10 रुपए में? तो एकदम से कैसे होंगी, भले मैं एक ही मोबाइल यूज करूंगा लेकिन सबके लिए मोबाइल ले लूंगा, तो इसका मतलब डिमांड वेरी हाई। मान लो टमाटे लेने गए 1,000 रुपए किलो, हाँ, तो एक पाव भी टमाटे लेके आएंगे क्या हम? व्हेन प्राइसेस आर डिमांड इज लो, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं उसको, मागणीची लवचिकता। जब प्राइस के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिमांड कम ज्यादा होती है, इनकम के अकॉर्डिंग डिमांड कम ज्यादा होती है। उसके अलावा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कौन सा है, वो अगर सस्ता मिल रहा, अगर आईफोन मिल रहा भैया 1 लाख का 1.5 लाख का,
लेकिन सैमसंग वाला गैलेक्सी जो दे था 1 लाख का नोट पैड वाला, वो दे रहा है नुसतं 500 रुपये में। तो फिर हम 500 रुपये में सैमसंग लेंगे, गैलेक्सी वो लेंगे आईफोन, बट ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस क्या है वो उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों 3.2 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मैंने अभी बताया प्राइस की वजह से होता है, इनकम की वजह से होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी बोले तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स के टाइप्स। नेक्स्ट जो आपको सिलेबस में 3.3 है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मेजरमेंट बोले तो आपको कौन करना पड़ेगा कि कितनी इलास्टिसिटी यानी मांगने की लवचिकता हमारी कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई। जैसा एक रबर है, उसको आप खींचते हो, उसके बाद में छोड़ देते हो, तो कितना खींचा, पहले कितनी साइज थी और एग्जैक्टली कितनी साइज इंक्रीज हुई, छोड़ने के बाद कितना कम होके फिर से वो कांस्टेंट हुआ, उसको कौन करना, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो अलग अलग मेथड है इसकी कौन करने के, अलग अलग फॉर्मूले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स बोले तो निर्धारित करने वाले फैक्टर कौन से जो हमारे डिमांड की इलास्टिसिटी यानी मांगने की लवचिकता जो रहती है उसको कम ज्यादा करवाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे 4.1 यानी चौथा यूनिट, प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। कि प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि इमेज में आप देख रहे हो कि कुछ चीजें बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन मेड और मशीन मेड दोनों भी मिला के यानी कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लेबर है, कुछ मशीनरी है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद में फिर प्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोडक्शन फंक्शन की। उसके बाद में कैसे हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे हम 4.2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्ट क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। उसके बाद में वो देखने के बाद फिर हम देखेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज यानी बचत। अब स्केल बोले तो लॉन्ग रन पे किया तो कितनी बचत होती है, शॉर्ट टर्म पे किया। यानी आलू अगर हम ठेले वाले से लेते हैं तो वो 40 रुपए किलो देता है, अगर हम होलसेलर से लेते हैं तो 38 रुपए देता है, अगर एपीएमसी मार्केट में जाते हैं तो 35 रुपए किलो आपको दे सकता है। लेकिन फिर क्या 1 किलो देगा, क्या वहाँ पे कट्टा लेना पड़ता तो 35 रुपए जाएगा, यहाँ पे 40 रुपए में 1 किलो देता है। तो इसका मतलब है आप कहाँ कितनी क्वांटिटी परचेस करते हो उसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करती है। और उसी को उन्होंने इकोनॉमीज यानी बचत, ज्यादा बड़े क्वांटिटी में किया तो ज्यादा बचत होंगी। अब इसमें दो इकोनॉमीज आती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इंटरनल बोल तो फर्म के अंदर, एक्सटर्नल बोल तो बाहर। फिर अब डिस इकोनॉमिक्स देखेंगे हम बाद में। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये भी इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स है, तो होता है खर्चा ज्यादा हो रहा है। और एक्सटर्नल बोले तो बाहर हमारा पैसा ज्यादा गया, तो ये हम देखने वाले हैं इसके अंदर। और उसके बाद में 20 मार्क के आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए एमसीक्यूज होते हैं जो कि एग्जाम में नहीं आते हैं। ये इंटरनल जो रहेगा आपको 20 मार्क का रहेगा इंटरनल, जिसमें 12 मार्क के एमसीक्यूज रहेंगे और 8 मार्क का असाइनमेंट रहेंगे। तो उसके लिए आपको दे हुए हैं जो आप रीड करोगे तो ज्यादा बेटर। तो इस तरह का बच्चों आपको पूरा सिलेबस आता है ये वाला, जो कि 30 मार्क के लिए आएगा। जिसमें हमने देखा फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द मार्केट सिस्टम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर में आएगा, कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांडेशन, मार्जिन यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉ ऑफ डिमांड एंड डिटरमिनेशन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट एंड डिटरमिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में आएगा टाइप ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अलग अलग दोनों फिर से दो जगह अलग अलग टाइप से। यस, ये लॉन्ग रन है, ये शॉर्ट रन है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ऐसे टाइप में आपको दिया हुआ है बच्चों सिलेबस। ये था आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या था, कितने मार्क के लिए था, पेपर पैटर्न भी स्टार्टिंग में हमने बताया और किस तरह से सिलेबस के कंटेंट थे। थैंक यू सो मच।